बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर में स्टडी किया था वो वेलोसिटी हमने की थी, ठीक है। आज हम उसकी टाइप स्टडी करेंगे। तो वेलोसिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड है जिसका इंस्टेंट आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं एक लम्हे। एक लम्हा हो तो हम उसको इंस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो पहली हमारी टाइप है वेलोसिटी की वो भी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि लम्हाती वेलोसिटी। इसमें हम सबसे पहले इसकी डिफाइन को देखेंगे। वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है डेल डी ओवर डेल टी, वो आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को देखेंगे। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी ओवर डेल टी, डेल डी ओवर डेल टी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हो एज द टाइम इंटरवल डेल टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास डेल डी ओवर डेल टी की वैल्यू लिमिटिंग हो और हमारे पास जो टाइम है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। मींस हमारे पास जो ये नीचे वाला फैक्टर है ये अप्रोच टू जीरो, यानी कि टाइम बहुत ही कम। इसका मतलब क्या है कि बहुत थोड़े टाइम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। सब इससे के बाद हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका, v i n s, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो। इसमें जो टाइम है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ये था इसका फार्मूला। आप इसके एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जो हमने कल काम किया था डिस्प्लेसमेंट को, वही हम काम करेंगे। हम एक्स वाई प्लेन लेंगे, उसमें दो पॉइंट लेंगे ए और बी, और हम कहेंगे हमारा जो बॉडी है हमारी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी अलाउंग कर पाथ मूव करती है। तो फिर उसके पोजीशन वेक्टर क्या है ओरिजिन के यहाँ से, उसको हम लेके चलेंगे। कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलाउंग द कर्व। फर्ज करें एक बॉडी है जो अलाउंग द कर्व मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। R1 ओरिजिन से उसकी पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर आप इसको ए कहेंगे। ए पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, उसको हम R1 कहेंगे। इसी तरह ओरिजिन से पॉइंट बी का, जहां पे हमने बॉडी को ए से बी तक मूव करवाना था, उसको हम कहेंगे कि वो उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखें हमारी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आई है, तो इसका मतलब अगर हमने ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट लेना हो ये वाला, तो किसके इक्वल आएगा, r1 प्लस डेल b इज इक्वल टू r2। कल भी मैंने समझाया था आपको कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ से एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट हम इधर दिए हुए हैं जिसको a कहा हुआ है इसको, तो ओरिजिन से अगर फासला कैलकुलेट करना है तो ये हम इसको r2 कहेंगे। तो ये वेक्टर एडिशन मेथड है। तो इसमें देखें R2 हमारे पास क्या आएगा, इसमें R1 प्लस डेल D। R1 यहाँ से यहाँ तक का फासला प्लस D डेल D, यहाँ से यहाँ तक का फासला किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B के इज इक्वल टू R2। अब देखें डेल D की वैल्यू निकालनी है, तो R1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये R1 इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल D। ये कल भी हमने फार्मूला देखा था। अब ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और ये जो लिखा हुआ है ये डेल डी लिखा हुआ है, और ये टाइम डेल टी, ये वो टाइम है जिसमें बॉडी के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है। इफ द वैल्यू ऑफ टाइम टी स्मॉल, अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू स्मॉल हो, मतलब बहुत ही थोड़ा वक्त कर दिया जाए इस बॉडी को मूव करने के लिए, देन द वैल्यू ऑफ डेल डी, तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा, डेल डी मीन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बिकम स्मॉलर, तो वो भी क्या होगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो टाइम कम करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में भी कमी आती जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन डेल टी अप्रोच टू जीरो, अगर हमारे पास टाइम बहुत ही कम हो, मतलब कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, नहीं, द पॉइंट बी अप्रोच टू ए, जाहिर है ऑफ कोर्स अगर हम टाइम बिल्कुल थोड़ा सा देते हैं तो हमारा पॉइंट
बी बिल्कुल पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, बिल्कुल उसके पास हो जाएगा। क्यों? अगर डेल टी अप्रोच टू जीरो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने वक्त बहुत कम दिया है, तो बॉडी हमारा ए से बी पे जो मूव करेगा तो बी पॉइंट इतनी दूर नहीं होगा बल्कि बिल्कुल ए के करीब होगा। बात समझा रही है? देन पॉइंट बी अप्रोच टू पॉइंट ए। ओके, ये लिखा हुआ है। इन दिस केस, इस केस के अंदर ये जो फार्मूला था डेल डी ओवर डेल टी अप्रोच टू लिमिटिंग वैल्यू, पहले ये अब लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अब हम इसके फार्मूला में इसकी लिमिट लगाएंगे जिस तरह हमने लिखी थी लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात आपने नीचे ये नोट मैंने लिखा हुआ है, याद रखना है कि हमेशा एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपने याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी में भी जीरो, वो जीरो हो सकती है अगर चाहे इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि किसी केस के अंदर ऐसा भी मुमकिन है और ऐसा हो सकता है कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ना हो मगर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो जीरो हो सकती है। ये एमसीक्यूज में पूछा भी जाता होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो हो सकती है। दूसरा केस ये पूछा जाता है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो इसका आंसर क्या है कि हो सकती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी दूसरी जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी जर्नल अगर देखा जाए तो वो आपने पढ़ा हुआ है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? d ओवर t, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो देखें अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसको हम 1 सेकंड देते हैं लेट्स, तो वो फासला कवर करता है 10 मीटर, तो 1 सेकंड उसको और देते हैं तो उसमें भी वो 10 मीटर कवर करता है। तीसरा सेकंड देते हैं तब भी हो, तो इसका मतलब है कि जितना हम टाइम दे रहे हैं उसमें इक्वल टाइम के अंदर तीनों केसेस के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डी लिखा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट की नोटेशन है। अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है, कवर मीन तय करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा? इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर कवर करता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जो मैंने मिसाल आपको दे दी है, एग्जांपल क्या दी है कि लेट्स के हम एक बॉडी को 1 सेकंड देते हैं तो वो 10 मीटर कवर करे, अगर उसको 1 सेकंड और दें तो तब भी वो 10 मीटर नेक्स्ट फासला तय करे, तीसरी बार भी दें, आगे भी देते जाएं, तो इस केस में क्या हो रहा है? जितने सेकंड बढ़ रहे हैं उसी लिहाज से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल बढ़ता जा रहा है। पहले केस में भी 10, दूसरे केस में भी 10 और तीसरे केस में भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट का इजाफा होता जा रहा है। तो जो आगे नेक्स्ट टाइप है इसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिट और फार्मूला वो बिल्कुल वही होता है जो कॉम वेलोसिटी का होता है। और नेक्स्ट टाइप है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल इसका उलट है, मतलब कि वही बॉडी जिसको हमने कहा था कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर मैं उसको सेकंड हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो 10 मीटर तय नहीं करता बल्कि 8 कर देता है, फिर तीसरा सेकंड देते हैं तो वो 12 कर देता है, तो मतलब क्या हुआ? सेकंड 1 1 1 हमने तीनों केसेस में जो टाइम है हमने वो 1 1 1 तीनों केसेस में हमने 1 1 सेकंड दिया, ठीक है? नहीं, बात समझा रही है? लेकिन पहले केस में डिस्प्लेसमेंट उसने लेट्स के 10 मीटर कवर किया, दूसरे केस में उसने 8 मीटर किया, तीसरे केस में उसने 12 मीटर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइम तो उसको इक्वल दे रहे हैं, ठीक है? मतलब कि पहले केस में भी हमने उसको 1 सेकंड दिया, अगले केस में भी 1 सेकंड, अगले केस में भी 1 सेकंड, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर नहीं किया, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? ये देखिए, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जो मैंने मिसाल बयान भी कर दी है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बराबर वक्त अगर दिया जाए उसको, तो उस वेलोसिटी, उस बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। आगे नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ज़ाहिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन दो तरह से बयान की हुई है, ये आपने याद रखना है। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर हमारे पास लम्हाती वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे उसको कि उसकी वेलोसिटी कौन सी है?
उसकी वेलोसिटी कौन सी है फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि v कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसी बॉडी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इक्वल हो तब भी हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसमें आपने कंडीशन याद रखनी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक ही कंडीशन है, दोनों तरह से पूछी जाती है। तो हमें याद रखना है या तो उसकी ये है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, ठीक है, नहीं। दूसरा ये है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब भी हम कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है, कल हमने वेलोसिटी उसका यूनिट और फार्मूला स्टडी किया था, आज हमने वेलोसिटी की टाइप स्टडी की है। तो इसमें सबसे पहले इंस्टेंटेनियस उसकी डिफाइन और ये फार्मूला, और इसमें ये जो लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो है, इसका मतलब है कि बहुत ही थोड़े से वक्त के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर हमने एक्सप्लेनेशन में एक बॉडी कंसीडर किया जिसको ए से बी तक हमने शिफ्ट किया और ये कर्व अलोंग मूव कर रहा था। तो फिर हमने कहा कि अगर इसका ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन वेक्टर दोनों के ड्रा करके अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा होगा तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट जो उसमें जो चेंज आएगा वो भी बिल्कुल थोड़ा आएगा। फिर हमने कहा कि अगर ये जीरो को अप्रोच करे टाइम तो पॉइंट बी हमारा पॉइंट ए से बहुत दूर नहीं होगा बल्कि बिल्कुल अप्रोच कर रहा होगा, अप्रोच मीन के ए के बिल्कुल साथ। फिर हमने कहा कि इस केस में ज़ाहिर है हमें पता है ये लिमिटिंग वैल्यू देता है। फिर नोट में हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है अगर चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपने याद भी रखना है। तो नेक्स्ट हमने जाके फिर किया कि हमने उसकी नेक्स्ट टाइप को देखा जो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, उसमें हमने कहा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर। फिर नॉन यूनिफॉर्म में भी हमने कहा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कहा कि अगर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो तब भी हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल वैल्यू दे रही हो तब भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नेम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना है। ठीक हो गया। तो ये साथ आप कोशिश करें कि 9th की बुक का सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स उसको साथ आप लाजमी देखें। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो डिस्कस की हैं ये उधर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन के रिलेटेड होगा। तो तब तक इंशाल्लाह इसको तैयार करें, तब तक अल्लाह।